नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ आर्थिक विकास के नए मॉडल का नेतृत्व करने की मजबूत स्थिति में। सरकार का कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। देश में 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 1,51,000 कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। देश भर में 94,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। ये संख्या 2 महीनों में सबसे कम। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के भंडारण और तापमान से संबंधित ई-विन आंकड़े और इनके विश्लेषण को साझा करने से पहले अनुमति लेने की सलाह दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बांग्ला फिल्मकार बुद्धदेव दासगुप्ता और मुक्केबाज डिंगो सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में वर्षा से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 15 टीमें तैनात। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में 13 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से। दोपहर समाचार में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं कनकलता। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास के लिए आर्थिक विकास पर एक नए मॉडल का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और ऊर्जा मंच की पहली उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समूचा विश्व अब भी कोविड महामारी के खतरे से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती ने सरकारों को मानवता की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाने तथा संसाधन जुटाने के लिए दृढ़ राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजनाएं सभी देशों को अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद करेंगी। सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। ये परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक समग्र दिशा निर्देश जारी किया है। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर दवा के उपयोग से संबंधित सुरक्षा और इसके सकारात्मक प्रभाव से जुड़े पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं। ये भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के लैब परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। निदेशालय ने छाती के हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के तर्कसंगत इस्तेमाल का सुझाव दिया है। हालांकि कोविड मरीजों के सीने की नियमित हाई रेजोल्यूशन परीक्षण का सुझाव नहीं दिया गया है। बच्चों में ऐसी जांच तभी करने की सलाह दी गई है जब मरीज पर संक्रमण का प्रभाव मध्यम से गंभीर हो और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हो। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने यह भी सलाह दी है कि स्वतः स्टेरॉयड लेने से बचना चाहिए। ये भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले मरीजों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल केवल उन बच्चों पर किया जाना चाहिए जो मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।
साथ ही इसे सही समय और सही मात्रा में चिकित्सक की देखरेख में दिया जाना चाहिए। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 33,79,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को पहला टीका जबकि करीब 3 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 24 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 19 करोड़ 53 लाख लोगों को पहला टीका जबकि लगभग 4 करोड़ 75 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम में टीकाकरण एकमात्र सुरक्षा कवच है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 94,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीनों में सबसे कम है। 1,51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.77% हो गई है। देश में इस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 11,67,000 रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 2 करोड़ 79 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 6,148 मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर मरने वालों की कुल संख्या 3,59,676 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक 37 करोड़ 21 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 20,04,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ई-विन आंकड़ों और इसके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी लें। इस कदम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों के अनधिकृत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि समग्र टीकाकरण अभियान के अंतर्गत विशिष्ट टीके और विभिन्न टीकों के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उपयोग बाजार और संबंधित अनुसंधान में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय 6 साल से अधिक समय से समग्र टीकाकरण के तहत होने वाले सभी टीकों के लिए ई-विन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में कोविड टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। स्टालिन के नेतृत्व में ये बैठक राज्य सचिवालय में हो रही है। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम भी मौजूद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज शाम कोविड-19 की स्थिति के बारे में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 14 जून को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने पर अनलॉक उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कर्नाटक स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा था कि अनलॉक प्रक्रिया तभी आरंभ हो सकती है जब राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 5% के अंदर हो और हर दिन नया केसेस की संख्या 5,000 से नीचे पहुंचे। कल राज्य में 10,959 नए कोविड केसेस दाखिल हुए और पॉजिटिविटी दर 6.68% रहा और परिणितों का मानना है कि नए केसेस की संख्या आने वाले दिनों में कम होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अनलॉक प्रक्रिया धीरे से एक एक करके निबंधन को मुक्त करते हुए की जाएगी। अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में मुख्यमंत्री जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बिहार में कोरोना संक्रमण से हुई अपंजीकृत मौतों के आंकड़ों की लेखा जोखा रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3,951 और लोगों की मौत का आंकड़ा बताया है। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,375 हो गई है। पटना उच्च न्यायालय ने 18 मई को बिहार सरकार को राज्य में हुई सभी कोविड मौतों की पुष्टि करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से हुई मौतों की जांच का काम 20 दिन तक चला। उन्होंने कहा कि समय पर कोविड मौत के आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। असम में हिमंत बिस्व शर्मा सरकार के गठन को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गुवाहाटी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा तैयार किए गए
300 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना का भी उद्घाटन किया। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता, विधवा पेंशन और अरुणोदयी योजना की भी घोषणा की। श्री शर्मा ने कहा कि असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण लॉकडाउन लागू किए बिना कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मेन परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन देश भर में कोविड संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई सम्मन जल्द ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तिथि और समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कोविड को देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोलकाता के एक स्कूल ने कोविड-19 से व्यापक रूप से प्रभावित शहर के युवा छात्रों के लिए ऑनलाइन परामर्श की सुविधा शुरू की है। साउथ पॉइंट हाई स्कूल ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एक संगठन के साथ साझेदारी से चीयर अप नाम की हेल्पलाइन सेवा आरंभ की है, जो सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध रहती है। स्कूल की प्रधानाचार्य रूपा सान्याल भट्टाचार्य जी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को खुश रहने, सुरक्षित महसूस करने और महामारी के कारण समाज में व्याप्त निराशा के कारण भयभीत न होने संबंधी परामर्श जारी किया जाता है। The pandemic has brought with it unique problems. The children are unable to cope with. Children can no longer meet their friends. They cannot go out. They cannot socialize. And they are confined to their homes. They need somebody to talk to. We want the children to be happy, not be bowed down by the gloom. So we hope the helpline, which is called Cheer Up, will dispel this gloom and there will be stability in the lives of children. नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लग जाता है, उन्हें कोविड से निपटने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने ये बात कल रात आकाशवाणी की कोरोना जागृति श्रृंखला पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कही। हमें जब तक हमारे देश में वैक्सीन 70-80% व्यक्तियों को नहीं लग जाता, तब तक हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी यहीं घूम रहा है और आपने अपना वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ को पैदा नहीं करना है, पार्टियां नहीं करनी, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है। अंदर है तो खिड़कियां खोल के रखिए, बड़ा समूह अंदर मत रखिए। अंदर है लोग हैं, बाहर हैं, आप मास्क पहनिए। ये हमें अभी पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश और सच्चाई के साथ अपनाना है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि वर्तमान में बच्चों के टीकाकरण की आवश्यकता कम है। कुछ देशों ने 12 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको शुरू कर दिया है, लेकिन वो तब किया है जब बहुत बड़े तौर पे उन्होंने 18 से उम्र के व्यक्ति हैं उनको कवर कर दिया है। इसकी वजह समझा सकता हूँ। वजह ये है कि जब बच्चों में संक्रमण होता है तो वो लगभग हर बच्चे में संक्रमण की सिवेरिटी जो है कम होती है। बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन होता है तो मामूली सा जुकाम, वो कभी सीरियस होकर अस्पताल ले जाना पड़े, ये होता है, लेकिन बहुत कम होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप से कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव को कम करना सुनिश्चित किया गया। मंत्रालय ने जांच के बाद ही लोगों को सही सूचना देने के लिए विभिन्न कदम उठाए। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र ने सभी संभव माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की शंकाओं को दूर करने का काम किया। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद टीकाकरण की अवधि के बारे में लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोविड का टीका एक कारगर हथियार है। यह इस संक्रामक रोग से बचाव में हमारी मदद करता है।
सरकार के दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक होने के दिन से 3 महीने बाद कोविड का टीका लगवा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इससे टीके का असर बेहतर होगा, साथ ही टीके से शरीर को कोविड वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि टीके वायरस के बदलते स्वरूप पर भी प्रभावी हैं। विशेषज्ञों ने उन निराधार अफवाहों का भी खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि टीका लेने के बाद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है या लोग टीका लेने के बाद मर जाते हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 10198 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष अप्पावो ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि 21 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। अध्यक्ष ने बताया कि कोविड महामारी के मद्देनजर विधानसभा के सभी सदस्यों और अधिकारियों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो ने ये प्राथमिकी कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण के लिए एक अनुबंध से संबंधित कथित भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए दर्ज की है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तुकी के परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली फर्मों को इसका टेंडर देकर भ्रष्टाचार किया। श्री तुकी राज्य के लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन मंत्री थे। श्री तुकी 2011 से 2016 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया है। चोकसी भारत में 13,500 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है। वो 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जहां वो 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था। उसे अवैध प्रवेश के लिए पड़ोसी द्वीप डोमिनिका में हिरासत में लिया गया। डोमिनिकन सरकार द्वारा चोकसी को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित करने से भारत के पक्ष को मजबूती मिलने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ आर्थिक विकास के नए मॉडल का नेतृत्व करने की मजबूत स्थिति में। सरकार का कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का आदेश। देश में 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 1,51,000 कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। देश भर में 94,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। ये संख्या 2 महीनों में सबसे कम। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के भंडारण और तापमान से संबंधित ई-विन आंकड़े और इनके विश्लेषण को साझा करने से पहले अनुमति लेने की सलाह दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार शुरू किए जाने की घोषणा की।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बांग्ला फिल्मकार बुद्धदेव दास गुप्ता और मुक्केबाज डिंगो सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में वर्षा से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 15 टीमें तैनात और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में 13 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बांग्ला फिल्म निर्माता बुद्धदेव दास गुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने आज एक ट्वीट में कहा कि बुद्धदेव दास गुप्ता ने अपनी विश्व प्रसिद्ध फिल्मों और कविताओं से हमारी कला तथा संस्कृति को समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने एक असाधारण कलाकार खो दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी फिल्मों ने समाज के सभी वर्गों का चित्रण मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक प्रख्यात विचारक और कवि भी थे। जाने माने बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धदेव दास गुप्ता का आज सुबह निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। बांग्ला सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में बाघ बहादुर, तहदार कथा, चराचर और उत्तरा शामिल हैं। उनकी 5 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। एक निर्देशक के रूप में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी कई कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता को श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनकी प्रसिद्ध फिल्म बाघ बहादुर से ये संवाद। हमरे भाग में न काम जुटा है, न रहने का ठिकाना, और न ही कभी जुटेगा मालिक। साल भर तो पिसते ही रहते हैं, बस ये 1 महीना तो काम नहीं करते। पर ये बात तो हम तुमको पहले बता दिए थे ना मालिक। कहाँ का लाश है रे? काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? चोरी डकैती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्केबाज डिंगो सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि डिंगो सिंह महान मुक्केबाज और एक असाधारण खिलाड़ी थे। प्रधानमंत्री ने डिंगो सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे खेल के सुपरस्टार थे। श्री मोदी ने कहा कि वे एक श्रेष्ठ मुक्केबाज थे। उन्होंने इस क्षेत्र में कई पुरस्कार हासिल किए। युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने शोक संदेश में कहा कि डिंगो सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डिंगो सिंह ने 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में घनघोर बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए वहां 15 दलों को बीती रात तैनात कर दिया गया। मुंबई सहित अन्य तटवर्ती जिलों में तेज बारिश के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5वीं बटालियन को तैनात किया गया है। मुंबई में आज लोगों को बारिश से राहत मिली। मुंबई के कुछ क्षेत्रों में कल तेज बरसात हुई, लेकिन ट्रेन और बस सेवाएं हमेशा की तरह चल रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र के तटीय जिलों में फिर से तेज बारिश की चेतावनी दी गई है और इन जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मूसलाधार बारिश, जल भराव और यातायात में बाधाओं का अनुभव करने वाले मुंबई वासियों को आज राहत मिली। आज सुबह कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई, लेकिन कहीं भी जल भराव या यातायात में बाधा उत्पन्न न होने के कारण रेल तथा बस और अन्य सेवाएं सुचारू रूप से शुरू है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में पिछले 24 घंटों में सांताक्रूज में 230 मिलीमीटर तथा कुलाबा में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, मुंबई और सिंधुदुर्ग जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। रायगढ़ जिले में भूस्खलन होने वाले क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया है। मुंबई के बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि कल की मूसलाधार बारिश को ध्यान में रखते हुए शहर में ऐसी बारिश का सामना करने के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों के कुछ हिस्सों में कल पहली बारिश के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार अगले कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के और हिस्सों में पहुंचने की संभावना है।
स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पहले से ही मानसून पहले की बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम कार्यालय द्वारा गुजरात में अगले 5 दिन अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दादरा नगर हवेली में भी आज सुबह से अच्छी बारिश हो रही है। इस बीच गुजरात के तट पर मछुआरों को 13 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। समुद्र तट पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और तूफानी लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने इटली के मैटियो बैरेटिनी को पराजित किया। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला 13 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल से होगा। नडाल ने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराया। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 43 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा की। भारतीय महिला टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी मणिका बत्रा का जन्म 15 जून 1995 को हुआ। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत तथा डबल्स में स्वर्ण पदक जीतकर मणिका ने अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। उसी वर्ष जकार्ता एशियाई खेलों में मणिका ने अचंता शरद कमल के साथ मिलकर मिक्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल कर इतिहास बनाया था। उन्हें पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक्स में मणिका सिंगल्स के अलावा अचंता शरद कमल के साथ जोड़ी बनाकर मिक्स डबल्स में भी उतरेंगी। मणिका और शरद की जोड़ी ने मिक्स डबल्स के लिए क्वालिफाई कर पदक जीतने की खेल प्रेमियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। 1938 में एक कोंकणी भाषी परिवार में जन्मे गिरीश ने कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में ऐसा लिखा जैसा लोग अपनी मातृभाषा में भी नहीं लिख पाते हैं। गिरीश कर्नाड ने 1958 में कर्नाटक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली। इसके बाद वे एक रोड्स स्कॉलर के रूप में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिंकॉन और मैकडेलन महाविद्यालयों से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वे शिकागो विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। गिरीश कर्नाड की प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में ज्यादा है। कन्नड़ भाषा में लिखे उनके नाटकों का अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। एनएसडी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर। फिल्मी अभिनेता के रूप में हिंदी में उन्होंने उत्सव फिल्म बनाई जो कि ब्रिज कटिंग के ऊपर आधारित है और उसमें बड़े बड़े अभिनेता काम कर रहे थे। तो इस तरह से फिल्म निर्देशक के रूप में भी और बाद में फिल्म अभिनेता के रूप में सलमान खान की फिल्मों में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, इस तरह की कमर्शियल फिल्में भी उनके नाम से हैं। और दूसरी तरफ हिंदी की कला फिल्में थी। ये बहुत सारी खूबियां एक साथ एक व्यक्तित्व में मिलना मैं समझता हूँ कि बहुत ही विरल होता है। फिल्म, साहित्य, कला, संस्कृति मंच और नाटकों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण तथा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साहित्य, कला और मंच को समर्पित गिरीश कर्नाड का 10 जून 2019 को निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ आर्थिक विकास के नए मॉडल का नेतृत्व करने की मजबूत स्थिति में। सरकार का कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। देश में 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 1,51,000 कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। देश भर में 94,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि। ये संख्या 2 महीनों में सबसे कम। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के भंडारण और तापमान से संबंधित ईवन आंकड़े और इनके विश्लेषण को साझा करने से पहले अनुमति लेने की सलाह दी।
और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।